टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। इतना टाइम लगता है ऑब्जेक्टिव के आंसर बनाने में, तो वहाँ पर सीधे सीधे मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। पांचवें प्रश्न से देखते हैं उत्तर इसका। तो पहला है, आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए। तो आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम जो है यहाँ पर द्विवेदी युग या सुधार काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसका देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम लिखिए। तो एक बात डायरी ज्योति प्रवास की डायरी थी हरिवंश राय बच्चन जी की। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य का धंधा न करना पड़े, ये जो कथन है यह किसका है। तो ये जो कथन है कुंवर नारायण सर का है। तो कुंवर नारायण का जो यहाँ पर कथन है वह दिया गया है। जनसंचार क्या है? जनसंचार लोक संपर्क, जनसंपर्क या फिर जनसंचार जो होता है मास कम्युनिकेशन, उससे तात्पर्य होता है कि उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो कि एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। फिर मौखिक कविता का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला, आप देख लीजिएगा इसका। पत्रकारी लेखन क्या है? तो अखबार या अन्य समाचार पत्र, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारी लेखन कहते हैं, यानी कि फ्रीलांसिंग आपने सुना होगा, उसी तरह का ये भी काम है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखना है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रहती है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय, शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय यह है कि उसकी वाणी में शीतलता भले ही दिखाई देती हो, पर उसमें आग जैसे जोशीले विचार भरे रहते हैं। उसके दिल में इस जग के प्रति विद्रोह की भावना है, पर वह जो उसमें होश नहीं खोता, वह अपनी वाणी में शीतलता बनाए रखता है। वह आग से अभिप्राय कवि की आंतरिक पीड़ा से है। पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? पथी जो है मंजिल की ओर बढ़ने वाला कवि है, वह जल्दी जल्दी इसलिए चलना चाहता है ताकि वह अपनी मंजिल तक पहुंच सके। यह मंजिल उसका जीवन भी हो सकती है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? तो इसका आंसर देख लीजिए, भक्तिन के प्रभाव में आकर लेखिका देहाती हो गई थी। दोनों एक साथ बहुत अधिक समय तक रहीं दोनों लेकिन भक्तिन लेखिका के प्रभाव में न आ सकी। वह अवश्य हुआ कि लेखिका को भक्तिन के प्रभाव में आना पड़ा। देहाती खाने की अनेक प्रकार की विशेषताएं बता बताकर देहाती खाने का आदी बना दिया। नेक्स्ट सिल्वर वेडिंग पार्ट में जो हुआ होगा, वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं? तो जो हुआ होगा इसका है, वाक्य पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किशन दा के किसी जाति भाई से कारण का मौत पूछते हैं। तो उत्तर मिलता है जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या हुआ। नेक्स्ट 10वां, नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाइए। तो नाटक के तत्व है वस्तु एवं कथा, वस्तु अथवा कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य। संवाद जो होता है दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। नेक्स्ट, निपात शब्द का अर्थ लिखते हुए नीचे लिखे वाक्य में आए निपात शब्द को लिखिए। तो निर्बल ही धन की ओर झुकता है। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात अवधारक कहते हैं। यहाँ पर निपात शब्द है ही, इस बात में जो निपात शब्द निर्बल ही धन की ओर झुकता है, इसमें निपात शब्द ही है। इस निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा। संयुक्त वाक्य बदलना है, तो इसका सूर्योदय हुआ और अंधकार जाता रहा। प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है कि अमिताभ बच्चन कौन है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है, इसको सरल वाक्य में बनाना है। तो प्रत्येक व्यक्ति अमिताभ बच्चन को जानता है। वीर रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। बुंदेली हरमोड़ों की हमने सुनी कहानी थी, यह उत्तर खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह जो उत्तर है यहाँ पे जो उदाहरण है वह वीर रस का उदाहरण दिया गया है। फिर छायावाद की दो विशेषताएं बताना है। तो छायावाद की दो विशेषताएं, व्यक्तिवाद की प्रधानता, चरित्र चित्रण। कविता के प्रमुख घटक लिखिए। कार्य में प्रवृत्ति, मनोरंजन और स्वभाव संशोधन, उच्च आदर्श, कविता की आवश्यकता, सृष्टि सौंदर्य, कविता की भाषा, श्रुति सुखदा, अलंकार। तो दो प्रमुख घटक जितने भी लिख सकते हैं उतने लिख लीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने बता दिए हैं। 16वां है कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन जी की दो रचनाएं लिखते हुए काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो कुंवर नारायण जी की रचना यहाँ पर चक्रव्यूह आत्मजयी है। काव्यगत विशेषताएं ये है कि आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी साहित्यपन, सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर नारायण नगरी संवेदना के कवि हैं। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु व्यक्ति तथा सामाजिक ऊहापोह का तनावपूरी व्यंजकता में सामने आता है। महादेव वर्मा अथवा जयंत कुमार की दो रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो महादेव वर्मा जी की यहाँ पर दो रचनाएं हैं, रश्मि, नीरजा और निहार। यहाँ पे 3 रचनाएं हैं, दो कर सकते हैं कोई सी। भाषा शैली जो है यहाँ पे महादेवी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा में काव्यात्मक चित्रमयता सर्वत्र देखने योग्य है। इनकी गद्य रचनाओं में भी काल की चित्रमयता, मधुरता एवं कल्पनाशीलता विद्यमान रहती है जिससे पाठकों को एक अनोखी आत्मीयता के दर्शन होते हैं। नीचे लिखिए अपठित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य का जीवन बहुत संघर्ष में होता है, उसे पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी ईश्वर के द्वारा जो मनुष्य की रूपी वरदान की निमित्त इस पृथ्वी पर हुई है, इसे मानव धरती का रूप ही बदल गया है। यह संसार कर्म करने वाले मनुष्य के आधार पर टिका हुआ है। देवता भी उनसे ईर्ष्या करते हैं। मनुष्य अपने कर्मफल के कारण श्रेष्ठ है। धन्य है मनुष्य का जीवन। तो इसका जो गद्यांश है इसका शीर्षक लिखना है। और इसका दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा, मनुष्य का जीवन कैसा होता है। अथवा इसका है ये दूसरा दिया गया, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल
निज बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। एक भाषा एक जीव एक मीन सब घर के लोग, तबे बनत है सवन सो मिट मूर्ता जो सोग। इसके प्रश्न दिए गए हैं, शब्दार्थ बताना है, निज का सूल का शीर्षक बताना है, वाक्य में प्रयोग करना है ज्ञान का, जिसको आप खुद से कर लीजिएगा, 12th के स्टूडेंट से इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट भाव पल्लवन करना है, ईश्वर किसी विशेष धर्म जाति का नहीं होता। तो इसका उत्तर मैंने बता दिया कि ईश्वरीय सृष्टि के कार्यक्रम में निवास करते हैं, उस पर किसी एक जाति धर्म या संप्रदाय का यहाँ पर संप्रदाय का अधिकार नहीं होता, वह सभी को होता है और सभी उनके होते हैं। परंतु वर्तमान समय में मानव ने अपने निजी स्वार्थों के पूर्ति हेतु ईश्वर को जाति व धर्म संप्रदाय के आधार पर बांट दिया है, जो कि बिल्कुल ही अनुचित है। मनुष्य को यह समझना होगा कि ईश्वर सभी का होता है तथा सभी लोगों का उस पर समान अधिकार होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 20वां प्रश्न कि निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यह अपूर्ण ये संसार न मुझको भाता है, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो इसका संदर्भ प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि हरिवंशराव बच्चन की कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। इस अंश में कवि कह रहे हैं कि वह अपनी कविता द्वारा सभी के कल्याण की कामना करते रहते हैं, वह अपने सपनों के संसार में मग्न रहते हैं, वह सुख दुख के समान भाव से ग्रहण करते हुए मस्ती के साथ जीवन बिताया करते हैं। व्याख्या इसकी है, कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता द्वारा व्यक्त करता हूँ, मेरी कविता में सारे संसार के कल्याण की कामना रहती है। यदि संसार को मेरा प्रेम उपहार है, मेरी दृष्टि में यह संसार अधूरा है जो मुझे प्रिय नहीं है, इसलिए मैं अपने सपनों के संसार में मग्न रहता हूँ जहाँ कोई चिंता अभाव नहीं है। 21वां प्रश्न गद्यांश दिया गया है, तो इसको गद्यांश पढ़ लीजिएगा, इसके जो क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 22वां प्रश्न है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को 12वीं की अंकसूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। तो आवेदन पत्र कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल विषय अंकसूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में इस महोदय है, मेरी 12वीं की परीक्षा 2000 खाली स्थान जिस वर्ष में थी कि अंकसूची खो गई है, तब मुझे द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। इसके लिए मैं 20 रुपये का ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट इस नंबर पर आपके नाम से भेज रहा हूँ। मेरे संबंधित जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है, इस तरह की जानकारी भर देंगे तो आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर 23वां प्रश्न है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको, वृक्षारोपण समय का महत्व, विज्ञान वरदान, अभिशाप, विद्यार्थी जीवन और खेल। आई होप कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए आपकी इस वीडियो से लाइक कर देना, शेयर कर देना और आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। मैं एक बार फिर से जो इसके क्वेश्चन है वो आपको दिखा देता हूँ, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो आपका जो निबंध है यहाँ तक आपका निबंध हो जाएंगे। फिर आपका ये हो जाएगा आपका जो एप्लीकेशन है, तो संबंधित जानकारी इस तरीके से कुछ भरना है। इस तरीके से आप देख लीजिए, सभी को जो है बारी बारी से एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जिसने छूट गया हो तो वो पूरा कर लें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए इस तरीके की तैयारी आपके साथ करवा सकें। ऊपर का देखते हैं, तो ये जो गद्यांश है इसको खुद से सॉल्व कर लेना, पढ़ करके आप खुद से कर सकते हैं। और जो याद करने वाली चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। ये व्याख्या यहाँ पर जो है व्याख्या देख लीजिए। इस तरीके से सारे जो आपके हो चुके हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उसके सॉल्यूशन में टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा लिख करके, क्योंकि अगर उनको लिखना चालू करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और उतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में सीधा।